गुड इवनिंग प्यारे साथियों। जैसा कि हमने कल कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय प्रारंभ कर दिया था, स्वतंत्र भारत में राजनीति का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ये 7 टॉपिकों को। मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है ताकि कोई टॉपिक छूटे नहीं, इसलिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कक्षा केवल 12वीं क्लास तक ही सीमित नहीं है। कोई भी वो व्यक्ति जो राजनीति विज्ञान से या किसी भी प्रकार से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और राजनीति विज्ञान में वो रुचि रखता है या नई जानकारियाँ वो सीखना चाहता है, तो अवश्य ही इन क्लासों का वो फ़ायदा ले सकता है। तो बिना विलंब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा कि आज़ादी वाली रात को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहते हैं। और उसके बाद विभाजन हुआ धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वह इलाका बन गया पाकिस्तान, और जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी वह इलाका हमारा हिंदुस्तान कहलाया, भारत बन गया। लेकिन बात यहीं तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि ये विभाजन एक ऐसा विभाजन था जो शांतिपूर्वक नहीं था। इसमें हिंसा के बीज बो चुके थे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फैज़ अहमद फैज़, और दूसरे नंबर पर लिखा है अमृता प्रीतम। तो ये आज़ादी के समय जिस समय हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध कवि लेखक रहे हैं जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि आज़ादी के समय के किन्हीं 2 कवियों का, किन्हीं 2 लेखकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं फैज़ अहमद फैज़। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जन्म हुआ सियालकोट में, वर्तमान पाकिस्तान में। और आज़ादी के बाद इन्होंने पाकिस्तान में ही रहना प्रारंभ किया। लेकिन ये क्या थे? वामपंथी थे तथा पाकिस्तानी शासन तंत्र के पूरी तरह से खिलाफ थे। वामपंथी होने के नाते पाकिस्तानी शासन तंत्र के पूरी तरह से खिलाफ थे, और इनका बहुत लंबा समय इनका जेल में बीता था। इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की हैं, जैसे कि दस्त ए फरियाद, दस्त ए सबा और आपका जिंदानामा। ये अगर मैं बात करूं तो 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में इनका एक महत्वपूर्ण ये स्थान रखते थे। दूसरी आती है हमारा अमृता प्रीतम। ये पंजाबी भाषा की बहुत बड़ी कवयित्री, कथाकार एवं लेखक थी, और आज़ादी के बाद ये दिल्ली में रही। आज़ादी के बाद कहाँ पर रही? दिल्ली में रही। और अपने मरते दम तक, अपने मृत्यु पर्यंत इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, और उस पत्रिका का नाम था नागमणि पत्रिका का संपादन इन्होंने अपने अंतिम समय तक किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अमृता प्रीतम की, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त था। अब थोड़ा सा मैं थोड़ी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी आपको, मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताऊं। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना होती है 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, और इसके जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम था शांति प्रसाद शांति प्रसाद जैन। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसके अलावा वाग देवी की एक प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी दक्षिण भारत में सरस्वती को वाग देवी कहते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला, तो सबसे पहले ये पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के कवि
मलयालम भाषा के कवि थे और जिनका नाम था जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा केरल राज्य की भाषा है, तो 1965 में मलयालम भाषा के कवि जी शंकर कुरूप को उनकी कृति, और उनकी कृति क्या थी, दी बैम्बू फ्लूट, दी बैम्बू फ्लूट, इसके लिए उनको क्या, उनके लिए क्या दिया गया था, उनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। एक बात मैं और कंफर्म कर दूं, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पहले जो दिया जाता था वह किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसी भी कवि लेखक की ओवरऑल उसका साहित्यिक योगदान कितना रहा है यह देखते हुए दिया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले, हिंदी में अगर मैं बात करूं कि हिंदी में सबसे पहले ये जो पुरस्कार दिया गया था, अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी में ये पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो ये पुरस्कार 1968 में 1968 में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था और उनकी रचना थी, और उनकी इस रचना का नाम था चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था। इसके अलावा अभी तक 10 हिंदी के कवियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं महादेवी वर्मा की तो उनको यामा कृति के लिए दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर, अगर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की तो उनकी कृति थी उर्वशी के लिए उनको दिया गया है। अगर हम बात करें अज्ञे की तो उनको भी कितनी नावों में कितनी बार इसके लिए उनको दिया गया है। इसके अलावा और भी हैं जैसे केदारनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, उनको भी दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कवि बताए मैंने हिंदी में सबसे पहले 1968 में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, उसके बाद महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी और अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा इस पुरस्कार के बारे में कुछ और बातें आप ध्यान रखें। देखो, अगर मैं बात करूं कोई भी महिला की, किसी भी महिला की कि सबसे पहले ऐसी महिला कौन थी जिनको ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया गया, तो सबसे पहले जो महिला थी उनको 1976 में दिया गया और उनका नाम था आशापूर्णा देवी को सबसे पहले ये महिला थी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली, और ये किसकी, बंगाली भाषा की क्या थी, बंगाली भाषा की कवियत्री थी। 1976 में उनको सबसे पहले ये दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आदमी भी आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय इन्होंने भी बहुत सहयोग किया भारत का। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। अगर मैं इनके उपनाम की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं इनके उपनाम की, अगर मैं खान अब्दुल खान के उपनाम की बात करूं तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है, और बच्चा खा भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम थे। अब इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने क्या किया, 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का दल था लाल कुर्ती दल, ठीक है, लाल पोश दल या लाल कुर्ती दल, ठीक है। उसमें आमतौर पे क्या है, इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे गांधी जी के साथ भी बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने क्या किया, गांधी जी का साथ दिया था। इनकी एक कृति थी जिसका प्रकाशन हुआ 1969 में, और उसका नाम था माई लाइफ माई स्ट्रगल। खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी की एक कृति थी। ये पहले ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति हैं, या पहले और एकमात्र ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिनको
1987, जिनको 1987 में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, ये पुरस्कार जो हैं भारत के हैं। लेकिन उनमें से सबसे जो शीर्ष पर सम्मान आता है भारत देश के, हमारे राष्ट्र का, तो वो कौन सा है? भारत रत्न। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको इनकी कृति माई लाइफ माई स्ट्रगल 1969 में जिसका प्रकाशन हुआ और 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा आगे देखें, उसके बाद आता है विभाजन के परिणाम। विभाजन के परिणाम, विभाजन यानी कि 15 अगस्त 1947 एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ हिंदुस्तान बना। अब ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन के परिणाम क्या निकले? पहला परिणाम क्या निकलेगा? पहला परिणाम क्या निकलेगा? बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा, उनको विस्थापित होना पड़ा। यानी कि बहुत बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। पहला परिणाम यह निकला। दूसरा, क्योंकि यह जो विभाजन था, यह विभाजन किसके आधार पर हुआ? धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। जहां पर हिंदू थे वहां पर बन गया हिंदुस्तान, जहां पर मुसलमान आबादी ज्यादा थी वहां पर बना पाकिस्तान। तो एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को मारना प्रारंभ किया, यानी मारा, उन लोगों को मारा, उनके ऊपर अत्याचार किए। दूसरा परिणाम यह निकला। तीसरा परिणाम यह निकला कि जहां पर अल्पसंख्यक रह गए थे, कोई इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और वहां पर जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो उन व्यक्तियों को मजबूरन वहां से भागना पड़ा और शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। सबसे ज़्यादा दिक्कत वो आई महिलाओं के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर। उनको जबरन दूसरे धर्म में शादी करनी पड़ गई, ठीक है। और अब कई बार तो ये हुआ कि अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार खानदान की इज्जत बचाने के लिए उनको जहर भी दिया गया। उनके ही परिवार के मुखियाओं के द्वारा ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा इस विभाजन में अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के विभाजन की, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन में हर चीज़ का बंटवारा हुआ। यानी कि यहाँ से टेबल, कुर्सी, मेज से लेकर के कर्मचारी भी बांट दिए गए। पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के वाद्य यंत्र, हथियार, यहाँ तक कि रेलवे के कर्मचारियों का भी बहुत हद तक क्या हो गया? विभाजन हो गया। अगर मैं बात करूं इस विभाजन की, तो इस विभाजन में लगभग 80 लाख के आसपास की आबादी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, ठीक है। और इस विभाजन में 5 से लेके 10 लाख तक लोगों को मार दिया गया या लोग मर गए, ठीक है। तो ये क्या थे? इस विभाजन के प्रमुख क्या निकले थे? परिणाम निकले थे। इसके अलावा क्या था? 1900, अगर मैं क्या उनकी बात करूं, विभाजन के समय की बात करूं, तो विभाजन के समय कुल आबादी में, हमारे देश की कुल आबादी में 12% तक की आबादी मुसलमानों की थी, जो कि हमारे देश में अब अल्पसंख्यक बन गए थे। इसके अलावा कुछ और भी अल्पसंख्यक थे, जैसे बौद्ध थे, ईसाई थे, सिख थे, ठीक है, क्रिश्चियन थे, यहूदी थे। अब उन मुसलमानों के साथ साथ इन अन्य अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, उनको सुविधाएं मुहैया कराने का काम भी भारत सरकार पर आन पड़ा था। तो ये सभी जो परिणाम थे ये विभाजन के दौरान निकले। इसके बाद आता है रजवाड़ों के विलय की समस्या। जैसा कि कल की क्लास में मैंने बता दिया था आपको, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि भारत आज़ादी से पहले यहाँ पर शासकों का शासन था और कुछ शासक ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर के काम करते थे, या उनको एक निश्चित जो वो उत्पादन करते थे वो दे दिया करते थे और बदले में अंग्रेजों ने उनको कुछ रियायत दे रखी थी यहाँ पर रहने की। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी मिली हमको, तो अंग्रेजों के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि रजवाड़ों के जो शासक हैं वो चाहे तो भारत में ही रह सकते हैं, या वो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, और या फिर वो चाहें तो अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ऐसा करने का अधिकार केवल उस रियासत के शासक को ही होगा। वो रियासत के शासक की खुद की मनोस्थिति होगी कि वो अपने आप को कहां पर अच्छा महसूस करता है। चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है, भारत में भी रह सकता है या पाकिस्तान में भी रह सकता है, लेकिन जो रियासतों की जो जनता होगी उसको इस फैसलों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उसमें समस्या ये हो गई, जब इतने बड़े निर्णय लेने में जनता को ही शामिल नहीं किया जाएगा तो जनता के अधिकारों को लेकर के खतरा मंडरा रहा था कि आखिरकार वो जो जनता है, उन रियासतों की जो जनता है, उनके साथ क्या होगा,
ठीक है। तो जब जो रजवाड़ों के विलय थी उनकी एक समस्या तो ये थी, और दूसरी समस्या ये थी कि अखंड भारत में एकता को बनाए हुए सफल लोकतंत्र की नींव करना, ये हमारा प्राइम उद्देश्य था जब हमको आज़ादी मिली थी, कि इतने बड़े देश में एकता बनाते हुए लोकतंत्र को चलाना है। लेकिन क्योंकि डिसीजन शासकों का ये था कि वो अपना खुद का राज्य भी रख सकते हैं, अगर वो खुद का राज्य रखते हैं तो इतने बड़े देश में उनको अगर आज़ादी दे दी जाती है स्वतंत्र रहने की, तो वो मनमाना वो क्या करेंगे, शासन चलाएंगे, अपनी रियासतों में मनमाना शासन चलाएंगे, जिससे क्या होगा, वो वहाँ की जो जनता होगी, उन रियासतों की जो जनता होगी, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होंगे, तो उनको फ्री नहीं छोड़ सकते। दूसरी रियासत ये है कि अगर वो पाकिस्तान में जाते हैं तो हमारा अखंड भारत बनने का सपना क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन रियासतों के शासकों को समझाना, भारत के महत्व को, भारत की एकता को उनके जहन में उतारना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की। अब इसी प्रकार का मैं बताता हूं आपको हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद की रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी। सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं, त्रावणकोर का राजा हुआ, भोपाल का नवाब हुआ, हैदराबाद का निजाम हुआ, इन्होंने सबसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये ना तो हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी स्वतंत्र रियासत चलाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आई हैदराबाद रियासत में। इसके अलावा और भी ऐसी रियासतें हैं जिनमें दिक्कत आई, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि हैदराबाद रियासत, अब इसको समझने से पहले आप ये समझो, हैदराबाद रेजिडेंसी, ठीक है, यानी कि हैदराबाद रियासत। वर्तमान हमारा जो हैदराबाद है वो उस समय के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उस समय की जो हैदराबाद रियासत थी वो आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से मिलकर बनी थी। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हैदराबाद रियासत अपने आप में बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई रियासत थी। इसका जो शासक था उस शासक को कहा जाता था निजाम। उस शासक को निजाम कहा जाता था। और ये जो निजाम होता था ये अपनी सेना रखता था, और उस सेना को कहा जाता था रजाकार। इसकी सेना को क्या कहते थे, रजाकार। यानी कि निजाम उस समय का अगर मैं बात करूं, जब रियासतों के विलय की प्रक्रिया चल रही थी, तो हैदराबाद रियासत अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी, और वहां का जो निजाम होता था उसकी रेस्पेक्ट भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस थी। और वो उसकी जो सेना थी, उसकी सेना क्या थी, रजाकार थी। हैदराबाद रियासत के निजाम ने घोषणा कर दी कि मैं अपने आप को स्वतंत्र रखूंगा। तो हैदराबाद के निजाम तथा भारत सरकार के बीच 1 साल के लिए समझौता होता है। 1 साल के लिए समझौता होता है, यानी कि ये समझौता होता है नवंबर 1947 में, और उसको 1 साल के लिए छूट दे दी जाती है कि आप स्वतंत्र रूप से रहिए। 1 साल के बाद फिर क्या कंडीशन होती है उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था और उसके पास जो सेना थी जिसको रजाकार कहते थे, वो वहां की जनता के ऊपर, आमतौर पर वहां के किसानों के ऊपर, वहां की महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, जिससे वहां की जनता का रहना दुभर हो गया था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इस कंडीशन में भारत सरकार को मजबूरन सितंबर 1948 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया जाता है भारतीय सेना के साथ में, और मजबूरीवश इसको हैदराबाद के जो निजाम थे इसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है, और इस प्रकार से हमारी जो हैदराबाद रियासत थी उसका विलय हमारे भारत संघ में हो जाता है। और जो विलय पत्र होता है जिसके ऊपर साइन करते हैं उसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र को कहा जाता है। और उस विलय पत्र पर निजाम ने क्या किए, हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार से हैदराबाद रियासत का विलय जो हुआ वो भारत संघ में हुआ। तो डियर व्यूअर, आज की क्लास में हमने जाना इन 7 टॉपिकों को। अभी 1-2 क्लास और होंगी इस चैप्टर की, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी जितनी कोशिश होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे ताकि हमको और मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।